नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और ज़बरदस्त जीके के मॉक टेस्ट पे। और ये देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था। तो दोस्तों, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की एक खुराफात थी, जिसके तहत जिस भी राजा के रियासत के जिनका खुद का संतान नहीं होता था, वारिस नहीं होता था, उसको हड़प लिया जाता था, दत्तक पुत्र नहीं स्वीकार किया जाता था। तो ये देखिए, इसका जो सही जवाब है 1856 में। इसी तरीके से एक प्रश्न आपसे इसी से और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन से राज्य को मिलाया गया था, मतलब हड़पा गया था। सतारा महाराष्ट्र था, और झांसी को 1853 में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1856। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो दोस्तों, अवध के कृषक आंदोलन के नेता की बात करते हैं, किसान आंदोलन से प्रश्न बनते हैं, बाबा रामचंद्र। ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये सभी प्रश्न जितने भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पानीपत का पहला युद्ध देखिए, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। चलिए फटाफट यहाँ पर मिलान करिए, बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आप जीएस आपके तैयार है तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए यहाँ पर देखिए, पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध कब हुआ था भाई, 1526 में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका 1757 हुआ था। हल्दी घाटी की बात करते हैं तो 1576, और तालीकोटा का युद्ध 1565। और तालीकोटे के युद्ध को दोस्तों राक्षस तंगड़ी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपका ये नाम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर 2 3, ठीक है, 4 1, 2 3 4 1, नंबर 1 वाला ही यहाँ पर आपका सही। चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो दोस्तों, अकबर ने जो धार्मिक नीति लागू की थी वह थी भाई दीन इलाही, और 1582 ईस्वी में। से सन से भी प्रश्न बन जाता है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही, और आलोचना की थी बदायूनी ने। ठीक है, चौथा प्रश्न था ये। चलिए यहाँ पर पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो दोस्तों, लौह और रक्त की नीति की बात करते हैं तो बलबन ने अपनाई थी, और इसी ने सिजदा और पबोज की भी जो आपके रिवाज था इसको भी लागू किया था, ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी वह थे टीपू सुल्तान। और इन्होंने इनके बारे में डिटेल में अगर हम देखें तो इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का एक प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, और ये जैकोबियन क्लब के सदस्य भी थे। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सातवें प्रश्न से बढ़ने से पहले आप सभी को उपयोगी जानकारी दे दूँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी के वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, जहाँ पर आप घर बैठे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कम फीस में सभी एग्जाम की तैयारी सिंगल फीस में आप कर सकते हैं। सभी लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोग को कोई क्लास छूट जाती है रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, चाहे जितनी बार देखिए। और इसके बाद सभी की कक्षाओं में आप लोग को नोट्स मिलते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। हर चौथी कक्षा के बाद आपको एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और कक्षा के दौरान भी आप जो भी आपके मन में डाउट है फोटो खींचकर भी आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। और इसके लिए देखिए, आप लोग करना क्या है, केवल 17 रुपये पर डे की कॉस्ट आएगी अगर आप साल भर का आप लेते हो पैकेज, सब्सक्रिप्शन प्लान है। और इसमें ये की फीचर्स आप देख सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन है। और इसमें बात करते हैं अभी जो कोर्सेज है, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल। और ध्यान रखिएगा, केवल सिंगल फीस, सभी के लिए केवल एक फ़ी आपको पे करनी है, कोई अलग से हर कोर्स के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। और हर देखिए वेडनेसडे को यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच, ठीक है, स्टार्ट होता है, हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, और आप यहाँ पर ये टॉप एजुकेटर देख सकते हैं। इनके साथ ही साथ अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी है, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ये प्लान है, इसके अनुसार आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 12 महीने का प्लान साल भर का लेंगे आप लोग सस्ता होगा। और साथ ही साथ इस रेफरल कोड को अगर आप यूज़ करते हैं दीपक लाइव, तो फीस में आप लोग को 10% की डिस्काउंट भी छूट भी मिल जाएगी। तो अगर आप देख सकते हैं साल भर का 7,000 लेते हैं, 10% डिस्काउंट मिल गया, तो आपको 6300 रुपये पे करना है। 6300 रुपये में आप साल भर सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ऑफर है अनअकैडमी तरफ से। आप बिल्कुल यहाँ पर जो भी छात्र चाहते हैं अपनी तैयारियाँ अच्छों को निखारना, तैयारियाँ करना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो दोस्तों, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर आपका
मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था भाई? इब्न बतूता, ये 7वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के, और करीब 1333 ईस्वी में। और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 8वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था दोस्तों जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, अकबर, शाह आलम या इन दोनों ने। सही जवाब है दोस्तों शाह आलम। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके तहत यहाँ पर इसको कहा किया गया था शाह आलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान। यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है या कासगंज है? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे पुरानी किताबों में जब एटा से अलग जिला कासगंज नहीं बना था तो तब एटा था, लेकिन कासगंज पटियाली एक नया जिला बन गया है काटकर, तो ये जो क्षेत्र था कासगंज में चला गया है, तो ये कासगंज है। पुरानी किताबों अगर आपको एटा मिलेगा तो उसको काटकर कासगंज लिखिएगा। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी प्रश्न है। बताइए भाई, बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं या तुजुक जहांगीरी जहांगीर, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहें तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हुमायूं नहीं है, यहाँ पर गुलबदन बेगम तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो प्राचीन इतिहास से अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। कौन सा ऐसा साम्राज्य था? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आर्थिकी के क्षेत्र से इकोनॉमिक्स सेक्शन से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो दोस्तों अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापना हो तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माप क्या होगा? जी हाँ, प्रति व्यक्ति उत्पाद, या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कह सकते हैं, कि जिससे हिसाब से उस देश की आर्थिक वृद्धि का ये मापक है, पैमाना है। 13वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी मेन 2015 में प्रश्न आ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे जिसकी बात करते हैं, यह आपकी किसके द्वारा प्रकाशित होती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। और जो मौद्रिक नीति होती है वह आपकी आरबीआई के द्वारा होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 15वां प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति आय गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने रुपए की थी? 20 रुपये की थी। और किन्होंने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर नाम इनको दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 16वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी कौन सी संस्था है जो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जारी करती है? और ये दोस्तों जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है यूएनडीपी। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? यूएनडीपी कहा जाता है। और दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंक है ये है आपकी 129वीं। यहाँ से आपके करंट अफेयर से प्रश्न बन सकते हैं। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? नॉर्वे है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से देखिए जो दिए गए इनमें से कोई नहीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी के माध्यम से यह आपका जारी किया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो कार्यक्रम है जिसके तहत दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत अगर दोस्तों इसमें देखें जो दिए गए विकल्प में है तो इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 2 करेक्ट होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था।
तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखें तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार था। चौथी पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति के एक स्थिरता के साथ समृद्धि, ठीक है, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं यहाँ पर स्थिरता के साथ समृद्धि होना चाहिए, एक गलत लिखा है। पंचम योजना में देखिए क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला आपका सही जवाब है, 2 1 3 5 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो दोस्तों 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कह सकते हैं जो ये शुरू किया गया था, ये आपका 1975 में शुरू किया गया था। और लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण जानकारी से भी साथ साथ यूपीएसआई और जितना मैंने आप लोग बताया सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया था वह कब किया गया था भाई, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए साइंस से दोस्तों प्रश्न है, 21 है। यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील बनाने में किन अवयवों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सही जवाब लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा, निकिल और क्रोमियम। 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, शहद का प्रमुख घटक बताइए, शहद का प्रमुख घटक। तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक है वह होता है फ्रक्टोज होता है, या फ्रुक्टोज कह सकते हैं, शहद का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 देखिए, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। ऐसी कौन सी गैस होती है जो सड़े हुए अंडे की तरह उसकी महक होता है और रंगहीन गैस होती है। सही जवाब है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके द्वारा कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों उसके द्वारा जो लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि के लिए, तो आपका ये होगा आपका अवतल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 25 देखते हैं, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है। तो दोस्तों जो टमाटर होता है हरा होता है और पकते ही लाल हो जाता है, वह आपका क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, ध्यान रखेंगे। 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई कृषि क्रांति से संबंधित यहाँ प्रश्न है। अगर हम यहाँ पर बात करें काली क्रांति, ठीक है, काली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या सरसों उत्पादन। सही जवाब है दोस्तों आपका कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काली क्रांति यहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 27 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए यूपीजी के संबंधित, अगर आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शाक भाजी वाराणसी में है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय उपोष उद्यान अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी आपका लखनऊ में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 देखिए पॉलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 27 ही होगा, जो नंबर है यहाँ पर आगे पीछे हो गया होगा। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 1774 में, ध्यान रखेंगे, 73 का एक्ट था, 74 में हुआ था, और सर एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय माना गया है। तो दोस्तों मूल विधि संविधान से भी प्रश्न यहाँ पर देखिए, आत्महत्या के प्रयास को जो दंडनीय अपराध माना गया है वह है धारा 309, और मूल विधि संविधान की एक महत्वपूर्ण ई बुक केवल 35 रुपये में जो आपको परचेजिंग कॉस्ट पड़ेगी, उसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो PDF आप लोग ले लेंगे, आपके मूल विधि की समस्या खत्म हो जाएंगी पढ़ने की। सारे टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज नोट्स आप लोग को बनाए गए हैं ओनली 35 रुपीज़ में, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है नागरिकता भाग 2 में, कहाँ से भाई, 5 से लेकर 11 तक में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 11 तक में। तो आप देख सकते हैं ये था आज का जीके का टॉप 30 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को लाकर दे रहा हूँ। कितने प्रश्न आपने सही किए नीचे वीडियो बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और डेली आप लोग को यहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।